सोचिए, एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म भरने जाती है और 2 दिन बाद उसका शरीर खेत में मिलता है, वह भी इतनी बुरी हालत में कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई रोने पर मजबूर हो गया क्योंकि मनीषा की दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। मनीषा के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। उसके शरीर से दोनों किडनियां गायब थीं, उसकी आंतें गायब थीं, बच्चेदानी गायब थीं। जांघों पे ऐसे निशान थे जैसे किसी दरिंदे ने रात भर खूब नोचा हो। उसके जबड़े को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। यह दृश्य जिसने भी अपनी आंखों से देखा उसकी रूह कांप गई। आखिर कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने ऐसा किया था? जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इंसान इतना भी हैवान बन सकता है। इस वीडियो में मैं इस केस के हर पहलू पर बात करूंगा, साथ ही बताऊंगा कि कौन हैं वह लोग जिन्होंने मासूम मनीषा के साथ ऐसी गिरी और नीच हरकत की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सभी को पता चल सके कि कौन थे वो लोग जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा किया। और मनीषा के इंसाफ के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें ताकि मनीषा को न्याय और दोषियों को सजा मिल सके। अब तक इस कहानी के बारे में पूरा देश जान चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को शुरू से शुरू करता हूं ताकि पूरी कहानी आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिर दोषी कौन है। हरियाणा के भिवानी की एक गरीब परिवार की बेटी जिसका नाम मनीषा था, उम्र महज 19 साल, वह प्ले स्कूल में टीचर थी। उसका सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनना ताकि परिवार की मुश्किलें दूर हों। पिता संजय एक साधारण किसान जिन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन 11 अगस्त को जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 11 अगस्त की सुबह प्ले स्कूल जाने से पहले मनीषा अपने पिता से कहकर जाती है कि पापा, आज मैं प्ले स्कूल से निकलकर सिंघानी के आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी। मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है और एडमिशन के बारे में पूछना है। घर आने में 5 बज जाएंगे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, समय से आ जाना। सुबह मनीषा प्ले स्कूल जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह करीब 1:30 पर वहां से अपने पापा को फोन करके बताती है कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है। पिता को लगा कि मनीषा कॉलेज गई है, शाम तक आ जाएगी। वह अपने काम में लग गए, लेकिन शाम के 6 बज गए, मनीषा घर नहीं लौटी। पिता को लगा कि शायद कोई सवारी उसे नहीं मिली होगी, इसलिए अभी तक नहीं आई। अक्सर गांव के एरिया में सवारी या ऑटो मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मनीषा के पिता बस यही आस लगाकर बैठे थे कि उनकी बेटी जल्द ही घर लौट आएगी। वो मनीषा को फोन करते हैं लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। लेकिन शाम 6:26 पर मनीषा के फोन से पिता के फोन पर एक 10 सेकंड की घंटी बजती है। पिता फोन उठाने ही जा रहे थे कि फोन कट गया, लेकिन जब उन्होंने वापस से फोन किया तो मनीषा का फोन रिसीव नहीं हुआ। पिता कई बार फोन करते हैं लेकिन मनीषा का फोन नहीं उठता, फिर फोन बंद हो जाता है। पिता डर जाते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। वह तुरंत आनन फानन में सिंघानी के आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज पहुंच जाते हैं। मनीषा के पिता ने वहां के गार्ड से जाकर पूछा। उस गार्ड को मनीषा की तस्वीर दिखाई और कहा कि यह लड़की क्या इस कॉलेज में आई थी? तो गार्ड ने साफ मना कर दिया। गार्ड ने कहा, नहीं, यह लड़की नहीं आई थी। फिर मनीषा के पिता 2 और गार्ड से पूछते हैं। उन्हें भी मनीषा की तस्वीर दिखाते हैं कि क्या यह लड़की यहाँ आई थी। उन्होंने भी मना कर दिया। मनीषा के पिता उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाओ, लेकिन कॉलेज के दोनों गार्ड नशे में थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते, स्टाफ नहीं है। यहीं से मनीषा के पिता का माथा सनक गया। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज पहुंच जाती है। मनीषा के पिता पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस कॉलेज के 2-4 स्टाफ से पूछताछ करके वहां से मनीषा के पिता को लेकर वापस सिंघानी गांव में छोड़ देती है। 112 पुलिस ने मनीषा के पिता से कहा कि आप लोहारू पुलिस स्टेशन जाओ और एफआईआर कराओ। मनीषा के पिता लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी मनीषा लापता है, लेकिन मनीषा के पिता के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। मनीषा के पिता ने जब पुलिस से कहा कि मेरी बेटी लापता है तो पुलिस ने पूछा
तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? मनीषा के पिता ने बताया, मेरी बेटी 19 साल की है। इस पर पुलिस ने कहा, तुम्हारी बेटी बालिग है, हो सकता है अपनी मर्जी से किसी के साथ पिकनिक मनाने चली गई हो, वह किसी के साथ भाग गई होगी। 24 घंटे इंतजार करो, वह वापस लौट आएगी। मनीषा के पिता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कोई दुर्घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। सोचिए, जिस पिता की बेटी गायब हुई थी, उस पिता से हमारे देश की पुलिस कह रही है कि तुम्हारी बेटी बालिग है, किसी के साथ पिकनिक मनाने गई है, वो किसी के साथ भाग गई है। मजबूर पिता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी एफआईआर नहीं लिखी गई। वह थक हार कर घर आ जाते हैं। मनीषा 11 अगस्त को गायब हुई थी और अगली सुबह यानी 12 अगस्त को मनीषा के परिजन उसे हर जगह ढूंढते हैं। वे उस आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज भी जाते हैं जहां से मनीषा गायब हुई थी। दोबारा से पूरा परिवार सीसीटीवी वीडियो दिखाने के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन किसी ने उन्हें सीसीटीवी वीडियो नहीं दिखाया, बल्कि उनसे कहा गया कि 13 अगस्त को प्रिंसिपल साहब आएंगे, तब आप आना, हम दिखा देंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मनीषा का कहीं पता नहीं चलता। मनीषा के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मनीषा का पूरा परिवार परेशान था। गांव के सभी लोग मनीषा को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन मनीषा मिल नहीं रही थी। पिता फिर रोते बिलखते लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमने मनीषा को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। फिर भी पुलिस वाले उस मजबूर पिता की एक भी बात नहीं सुनते। लेकिन जब रात के 7:30 बजे परिजनों का जमावड़ा पुलिस स्टेशन में लगने लगता है, तब जाकर पुलिस वालों ने थक हार कर एफआईआर दर्ज करने के लिए हामी भरी। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न तो नर्सिंग कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, न ही यह पता लगाया गया कि मनीषा के गायब होने के समय उसकी आखिरी लोकेशन कहां थी, और न ही पुलिस ने मनीषा को ढूंढने की कोई गंभीर कोशिश की। एफआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। परिवार और गांव वाले मनीषा को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी 13 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे मनीषा के पिता के पास लोहारू पुलिस थाना की एएसआई शकुंतला का फोन आता है। एएसआई शकुंतला बताती हैं कि सिंघानी में एक लड़की का शरीर मिला है, आप आकर देख लीजिए। परिजन जब उस जगह पहुंचे तो शरीर को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखने से लग रहा था कि उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था, कपड़े फटे थे, आंखों को नोचा गया था, किडनियां गायब थीं, आंतें गायब थीं, बालों को उधेड़ दिया गया था, बच्चेदानी गर्भाशय गायब थी, सलवार की डोरी गली हुई थी, शरीर के कई हिस्सों की हालत सड़ी गली थी और कुछ अंग भी लापता थे। जांघों पे ऐसे निशान थे जैसे किसी दरिंदे ने रात भर खूब नोचा हो। उसके जबड़े को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। यह दृश्य जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई। शरीर पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन परिवार ने कपड़ों और अन्य चीजों से पहचान की। तब पता चला कि यह शरीर मनीषा का है। घर वालों के समझ में आ चुका था कि उनकी बेटी के साथ गंदा काम करके उसे मार दिया गया है। पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है। परिजन और पूरे गांव वाले जगह जगह चक्का जाम कर देते हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समय पर एफआईआर दर्ज करती और जांच करती तो मनीषा आज जिंदा होती। देखते ही देखते आसपास के गांव के लोग भी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। परिजनों का लगातार कहना था कि गंदा काम के बाद मनीषा को बेरहमी से मार दिया गया है, उसके बॉडी पार्ट गायब हैं और उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। परिजनों की मांग थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दोषियों को फांसी दी जाए। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है। लोहारू के एसडीएम भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन परिवार ने साफ कहा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद शरीर को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो परिवार को विश्वास नहीं हुआ। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी में साफ साफ देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर लिखा गया है गलत काम करके गला रेत कर कांड किया गया। मृतका की सलवार फटी हुई और नाड़ा खुला मिला। कपड़ों पर संघर्ष के निशान दर्ज किए गए। अंडरवियर पर मल स्टूल के धब्बे पाए गए।
रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया कि मृतका के कपड़ों और निजी अंगों से लिए गए नमूनों में सीमन नहीं मिला। इसी वजह से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कांड की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ रिपोर्ट बताती है कि मृतका के कपड़ों पर संघर्ष के निशान थे, सलवार फटी हुई थी और उसका नाड़ा खुला मिला, अंडरवियर पर मल के धब्बे तक मौजूद थे। यह सभी तथ्य इस ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि मृतका के साथ जबरदस्ती और गलत काम हुआ था। इसके बावजूद यह लिख दिया गया कि शरीर से सीमन का कोई निशान नहीं मिला, इसीलिए गंदा काम की पुष्टि नहीं की जा सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ कहा है कि सिर्फ शरीर से सीमन न मिलना यह साबित नहीं करता कि गंदा काम नहीं हुआ। सीमन कई कारणों से शरीर से नहीं मिल पाता, जैसे पीड़िता के कपड़े बदल दिए जाना, धुलाई होना, समय बीत जाना या अपराधियों द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश करना। इसलिए कानून की दृष्टि से और न्यायालय के अनुसार केवल सीमन का न मिलना गंदा काम से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। कपड़ों की स्थिति, संघर्ष के निशान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उतने ही अहम माने जाते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मृतका के दोनों घुटनों पर चोट के निशान थे तय, लेकिन न तो उस जगह से सलवार फटी थी और न ही कोई रगड़ने का निशान मिला। इसका मतलब साफ है कि लड़की के साथ गलत काम करने के बाद उसे सलवार पहनाई गई और इसके बाद जो बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं, उन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर घास, पुवाल और सड़े हुए ऊतक लगे हुए थे और तेज बदबू आ रही थी। शरीर और कपड़ों पर कई जगह मक्खियों के अंडे थे। सिर के आगे, दोनों तरफ और पीछे के बाल आसानी से उखड़ रहे थे। पूरे शरीर और खोपड़ी की त्वचा पर सड़न के कारण काले धब्बे थे। चेहरा, गर्दन और सिर के कुछ हिस्सों की त्वचा और नरम ऊतक गायब थे। नाक और आंख की संरचना भी नहीं थी और आंखें भी गायब थीं। गर्दन की कुछ हड्डियां और अंदर के ऊतक भी सड़ चुके थे। शरीर की त्वचा कई जगह से उतर चुकी थी और हाथ पांव की त्वचा आंशिक रूप से हट चुकी थी। छाती तनी हुई थी और पेट फूला हुआ था। बच्चेदानी आंशिक रूप से बाहर निकली हुई थी। गले पर रस्सी के निशान नहीं मिले। दोनों आंखों और कॉर्निया का हिस्सा गायब था। मुंह, नाक, कान, गुदा या प्राइवेट पार्ट से खून या झाग जैसी कोई चीज नहीं थी। सबसे बड़ा घाव गर्दन के सामने और दोनों तरफ था, जिसका आकार लगभग 29.5 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर था। घाव के किनारे लाल, सूजे हुए और अनियमित थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि शरीर पर कीड़ों या जानवरों द्वारा खाए जाने के निशान पाए गए। कई अंदरूनी मांसपेशियां और हड्डियों का हिस्सा भी गायब था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी इंसान का शरीर केवल 2 दिन में इतना ज्यादा सड़ सकता है? यह किसी भी तरह मानने वाली बात नहीं लगती। जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया था कि तेजाब से चेहरे को जलाया गया, तो क्या उसी तेजाब के कारण मनीषा का शरीर इतनी ज्यादा सड़ चुका था? मनीषा के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे केवल आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयार करवाया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन पुलिस सच्चाई छिपा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मनीषा के शरीर को जानवरों ने नोचा था, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि शरीर के पास किसी भी जानवर के पैर के निशान नहीं थे। अगर किसी जानवर ने शरीर को खाया या नोचा होता तो वहां खून या मांस के टुकड़े आसपास गिरे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां मौजूद नहीं था। इसके विपरीत शरीर के आसपास बियर और शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। गाड़ी के टायर के निशान भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने शरीर लेने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह मामला पूरे प्रदेश और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जगह जगह आक्रोश फैलने लगा। गांव से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों हजारों लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले और न्याय की मांग की। दिल्ली के इंडिया गेट और जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। हरियाणा के कई जिलों में महिलाएं और युवक हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह नारे लगे। यह आंदोलन इतना तेज हो गया कि देश भर की मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर भी #JusticeForManisha ट्रेंड करने लगा। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध तथा पुलिस पर लापरवाही के आरोपों के बाद हरियाणा सरकार ने लोहारू थाना के 5 पुलिसकर्मियों को
निलंबित कर दिया। अशोक कुमार, SHO लोहारू, प्रभारी ASI शकुंतला, 112 के ASI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र, इन पांचों पर आरोप था कि मनीषा की गुमशुदगी और बाद की घटना में समय पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा भिवानी के SP मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और IPS सुमित कुमार को नया SP नियुक्त किया गया। SP का ट्रांसफर और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं था। मनीषा के परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों का गुस्सा और जनता का आक्रोश इतना तेज था कि प्रशासन और पुलिस पर भारी दबाव बन गया। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और कैंडल मार्च की वजह से हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी झुकना पड़ा और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी करना पड़ा। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में कराया गया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार शरीर बहुत ज्यादा सड़ा गला था, उस पर कीचड़ और खरपतवार चिपके हुए थे और पूरे शरीर से तेज बदबू आ रही थी। चेहरे के हिस्से, आंखें, कान आदि सड़े हुए पाए गए। जीभ और गले के ऊतक भी पूरी तरह गल चुके थे। शरीर के कई हिस्सों की त्वचा जगह जगह से सड़ चुकी थी। गर्दन की हड्डियों में C3 से C5 कशेरुकाएं गायब थीं, जबकि C6 हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन उस फ्रैक्चर वाली जगह पर खून का रिसाव नहीं था, यानी यह चोट मार देने के बाद की भी हो सकती थी। पेट के अंदर से गर्भाशय, बच्चेदानी, दोनों अंडाशय, दोनों गुर्दे, प्लीहा और आंतों के कुछ हिस्से गायब मिले। आंखों, पुतलियों और कॉर्निया की हालत भी पूरी तरह सड़ी गली थी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि मनीषा की गर्दन पर जो काटे जाने का निशान मिला वह किसी तेजधार हथियार, शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में ठीक उल्टा कहा गया कि यह निशान किसी जानवर द्वारा काटे जाने के कारण बना था। यानी एक ही जख्म पर दो बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकले। पहली रिपोर्ट में इंसानी हमले का संकेत, जबकि दूसरी रिपोर्ट में जानवरों द्वारा किए गए हमले की बात कही गई। रिपोर्ट में मार देने के कारण का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। पहली रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि आंखें गायब थीं और बच्चेदानी बाहर थीं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि बच्चेदानी और अन्य आंतरिक अंग, गुर्दे, प्लीहा, अंडाशय गायब थे और आंखों, पुतलियों व कॉर्निया की हालत पूरी तरह सड़ी हुई थी, यानी आंखें गल चुकी थीं, लेकिन उनके गायब होने का जिक्र नहीं किया गया। इस तरह दोनों रिपोर्टें एक दूसरे से मेल नहीं खाती और दोनों में अंतर है। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस सच छिपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि दो अलग अलग मेडिकल टीमें इतनी अलग अलग बातें आखिर कैसे लिख सकती हैं। लेकिन अगले दिन आई विसरा रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया कि मनीषा ने कीटनाशक, पेस्टिसाइड पिया था। उसके शरीर में कीटनाशक पाया गया जिसकी वजह से वो मर गई। पेस्टिसाइड यानी वही जहर जिसे किसान फसल में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि मनीषा का शरीर खेत में मिला था, अगर आसपास के खेतों में फसल पर कीटनाशक डाला गया था तो भी शरीर में कीटनाशक के अंश आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आमतौर पर विसरा रिपोर्ट आने में 15 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन मनीषा के केस में यह रिपोर्ट सिर्फ 3 दिन बाद ही आ गई, जो कहीं न कहीं संदेह पैदा करती है। लेकिन 5 दिन बाद पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि उन्हें मनीषा का एक नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, उसके साथ किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। पुलिस ने उस साइड नोट की फोटोकॉपी मीडिया में वायरल कर दी और साथ ही एक दुकान का बिल भी दिखाया जिसमें लिखा था कि मनीषा ने वहीं से कीटनाशक खरीदा था और बाकायदा सिग्नेचर भी किया था। पुलिस के इन दावों के बाद परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, न ही उसके मुंह में और न ही शरीर के किसी हिस्से में झाग जैसा कोई निशान मिला। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि अगर पुलिस को मनीषा का नोट पहले दिन ही मिल गया था तो उन्होंने परिजनों को इसकी जानकारी उसी वक्त क्यों नहीं दी। यह साफ तौर पर दिखा रहा था कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए खेल कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह सब पुलिस की बनाई हुई चाल है। मामला यही नहीं रुका। पुलिस ने जो नोट दिखाया वह असली नहीं बल्कि सिर्फ फोटोकॉपी था
और उसमें सबसे अहम सवाल यह था कि मनीषा का परिवार हरियाणवी और हिंदी ज्यादा समझता है, लेकिन वह नोट अंग्रेजी में लिखा गया था, जबकि सबको पता था कि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर वह सच में अपनी आखिरी चिट्ठी लिखती तो या तो हिंदी में लिखती या फिर हरियाणवी में, ताकि घर वाले समझ सकें। और उस नोट में कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा था कि मनीषा खुद को मारने जा रही है। अगर मनीषा ने सच में कीटनाशक पिया था तो उसके पास से कोई बोतल, ढक्कन या रैपर क्यों नहीं मिला? पुलिस कहती रही कि उसने कीटनाशक गांव की दुकान से खरीदा और बाकायदा साइन भी किया, लेकिन जरा सोचिए, क्या गांव की दुकानों पर कीटनाशक लेते समय दुकानदार कभी बिल या रजिस्टर पर सिग्नेचर करवाता है? मैंने तो आज तक ऐसा होते नहीं देखा। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खरीदा था, तो क्या वह जहर पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर खेत में जाएगी? वो यह काम घर पर भी कर सकती थी। फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर उसने कीटनाशक पिया तो क्या उसके बाद उसने अपने सलवार का नाड़ा खुद खोल लिया? और जो शरीर के अंग गायब थे, क्या वह खुद काट कर गायब कर गई? पुलिस की यह कहानी किसी भी कोण से भरोसे लायक नहीं लग रही थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस को असली आरोपी का पता है, लेकिन उसे बचाने के लिए नए नए झूठ और बनावटी सबूत पेश किए जा रहे हैं। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि वे सच छिपा रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली AIIMS में नहीं होगा और जब तक पूरे मामले की जांच CBI को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक वे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हर तरफ यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर पुलिस क्यों बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास पेश कर रही है और क्यों जबरदस्ती आत्मकांड का एंगल लाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा, वैसे वैसे आंदोलन भी तेज होता गया। आखिरकार बढ़ते जन आक्रोश और परिवार के अडिग रुख को देखते हुए सरकार को दखल देना पड़ा। शरीर कई दिनों तक रखा रहा, जिससे पूरे माहौल में तनाव और गहराता गया। दबाव बढ़ने पर सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली AIIMS में कराना पड़ा। उच्च स्तर की बैठक हुई और केस को CBI के हवाले कर दिया गया। जब परिवार की दोनों मांगे पूरी हुईं, तब 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। अगर गौर से देखा जाए तो किसी केस में 3-3 बार पोस्टमार्टम होना बेहद असामान्य है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सिर्फ 2 बार ही पोस्टमार्टम हुआ था। सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही या साजिश नहीं होती तो आखिर मनीषा का पोस्टमार्टम तीसरी बार क्यों कराया गया? दरअसल मनीषा का परिवार लगातार कहता रहा कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से गायब हो गई। परिजनों ने कई बार पुलिस से कहा कि कॉलेज का CCTV फुटेज चेक कराया जाए और मनीषा की आखिरी लोकेशन पता की जाए, लेकिन पुलिस ने न तो कॉलेज का CCTV देखा, न ही उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। परिजनों ने यह भी कहा कि जिस दिन मनीषा गायब हुई थी, उस रात 12 बजे उसके मोबाइल से फोन आया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही मोबाइल बंद हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने आखिरी लोकेशन तक ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। मनीषा का मोबाइल आज तक गायब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई ठोस कोशिश ही नहीं की। इतना ही नहीं, जिस वक्त मनीषा का शरीर बरामद हुआ था, उस समय भी पुलिस ने घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यानी सबसे अहम सबूत मोबाइल और क्राइम सीन की जांच, दोनों को पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मनीषा के परिजनों का साफ आरोप है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज की ही भूमिका है। उनका कहना है कि जो शरीर के अंग गायब हैं, उन्हें कॉलेज वालों ने ही निकाला है और यह कॉलेज किसी बड़े नेता का है, इसीलिए पुलिस उसे बचा रही है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सिर्फ गंदा काम हुआ होता तो शरीर से इस तरह के अंग गायब नहीं होते। यह काम साफ तौर पर ऐसे लोगों का है जिन्हें मेडिकल नॉलेज है और जो जानते हैं कि अंग कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मनीषा के शरीर से आंखें, दिमाग, आंत, किडनी और बच्चेदानी सब गायब थे। यह काम कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। दावा किया गया है कि पहले मनीषा को गायब किया गया, फिर उसके अंग निकाले गए और बाद में पहचान छिपाने के लिए उसके शरीर पर तेजाब या कोई केमिकल डाला गया ताकि ऐसा लगे कि अंग सड़ गल गए हैं और किसी ने निकाले नहीं हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में उसका शरीर खेत में फेंका गया। अब सबसे अहम सवाल उठता है
कि अगर मनीषा का शरीर 2 दिन से खेत में पड़ा होता तो गांव वालों को यह पहले ही दिन यानी 12 अगस्त को मिल जाता, क्योंकि जिस जगह शरीर मिला वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। साफ है कि शरीर 12 अगस्त की रात को वहां रखा गया और सुबह गांव वालों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। महज 2 दिन में इतने बड़े बड़े अंग नेचुरल डिकम्पोजिशन से गायब नहीं हो सकते। इससे साफ शक होता है कि यह अंग सर्जिकल तरीके से निकाले गए। ऐसे में सबसे बड़ा शक कॉलेज प्रशासन और आर्गन माफिया पर जाता है, क्योंकि आर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम के लिए मेडिकल नॉलेज और नेटवर्क चाहिए, जो किसी नर्सिंग कॉलेज के पास ही हो सकता है। इसीलिए मनीषा का केस अब सिर्फ कांड का मामला नहीं रह गया है, यह एक रहस्य है जिसमें शक की सुई सीधे आर्गन माफिया और कॉलेज प्रशासन की ओर घूमती है। क्या मनीषा आर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी? हाँ, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग कॉलेज, गायब अंग और परिवार के आरोप, इन सबको जोड़ने पर यह शक और गहरा हो जाता है। लेकिन अभी तक कानूनी रूप से पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। सच्चाई सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ पाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या मनीषा के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है वह सचमुच कॉलेज वालों ने ही की है? क्या अब सीबीआई उन दरिंदों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया? और क्या मनीषा को अब बिना देरी के न्याय मिलना चाहिए? इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर साझा करें और कमेंट्स में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें।